प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं बीएससी की लेजर फिजिक्स और आज बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लेने जा रहे हैं, हीलियम नियॉन लेजर। आज का हमारा टॉपिक आप समझ सकते हैं, हीलियम नियॉन लेजर। इसे हम ब्रीफ में हीलियम नियॉन लेजर भी कहते हैं। प्यारे बच्चों, इस पूरे आर्टिकल को हम सिर्फ 4 स्टेप में ही पूरा करने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप में हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देंगे, सेकंड स्टेप में हम हीलियम नियॉन लेजर के प्रिंसिपल की बात करेंगे और थर्ड स्टेप में कंस्ट्रक्शन और फोर्थ स्टेप में वर्किंग, और हमारा आर्टिकल हो जाएगा पूरा। साथ साथ लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे और हम अपने आर्टिकल को पूर्णतः 100% स्कोरिंग के लिए हम तैयार कर पाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको पहला स्टेप यानी इंट्रोडक्शन की बात कर लेता हूं। वो इसके नाम में ही है, जैसे कि लेजर। ये लेजर है और लेजर तो आप जानते हैं, ये स्पेशल टाइप की लाइट सोर्स होता है। और लेजर की फुल फॉर्म आप बहुत पहले से जानते हैं ना, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और दूसरी बात यह है कि ये हीलियम और नियोन पर आधारित है। यानी कि ये क्या है, हीलियम और नियोन? ये तो गैसेज है, इसका मतलब ये गैस लेजर है। और लेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स आप पहले से पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बता चुके हैं कि लेजर जो होती है वो हाईली कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट का मतलब होता है कि सेम फेस में होती है। दूसरा, मोनोक्रोमेटिक होती है, यानी कि सिंगल कलर की होती है। ये भी सिंगल कलर की वेवलेंथ है। और इसके साथ साथ लेजर की एक और बात होती है, वो हाईली डायरेक्शनल होती है और इंटेंस होती है। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। यानी कि जो लेजर की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर होती हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। और इसको अली जॉन और उसके साथियों ने 1961 में डिस्कवर किया था। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्योंकि हमें एग्जाम्स में लिखना भी होता है ना, तो ये जो सारी बातें इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जरा खुद लिख करके देखिए। क्या ये बातें मैंने बताई हैं वो लिखिए, उसके बाद देखिए हम डायग्राम के साथ इसकी कंस्ट्रक्शन करेंगे और फिर एनर्जी लेवल डायग्राम ड्रा करके और इसकी वर्किंग। इट इज द फर्स्ट गैस लेजर which is the source of highly intense coherent directional and continuous beam of wavelength। इसकी वेवलेंथ जो होती है मैं वो बता देता हूँ, 6328 angstrom unit, and it is the wavelength of the neon. It is the wavelength of neon। और जैसा कि मैंने बताया आपको, इट वाज बाय अली जॉन एंड कोवर्कर्स इन 1961। यार बच्चों, इस तरह से तो आप पहला स्टेप पूरा कर लेंगे कि इंट्रोडक्शन में इतना आप जरूर लिख दें, क्योंकि हमारा बहुत बढ़िया एक क्वेश्चन तैयार हो जाए, दूसरों से हट के हो जाए, तो इतना तो आपको इसमें पेपर में लिखना होगा। ये बेसिक चीज इसका इंट्रोडक्शन हो जाए। अब हम इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं। और प्यारे बच्चों, जितनी भी हमारी रीजन है सब एक ही प्रिंसिपल पर काम करती हैं, यानी कि स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और ये क्या होता है इसके बारे में आप यहाँ नहीं बताना हमें, इसके बारे के लिए आप हमारे पहले वाले जो वीडियो है, लेक्चर्स हैं, उनको जरूर देख ले। उसमें आपको स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के बारे में पता चल जाएगा। यानी कि अब हमें पता चल गया, कोई प्रिंसिपल पूछे तो क्या लिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। और लिखेंगे कैसे, इट डिपेंड्स ऑन stimulated emission of radiation। तो प्यारे बच्चों, ये आप प्रिंसिपल लिख देंगे।
उसके बाद हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की, और साथ साथ आप अपने नोट्स जरूर बनाते रहिएगा बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेकर के, ताकि आप एक अच्छी स्कोरिंग करके आ सकें पेपर में, और दूसरों से हट के, दूसरों से बढ़िया आप लिख सकें। प्यारे बच्चों, अब हम हीलियम नियॉन लेजर की कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं। मैं इधर डायग्राम बनाऊंगा, आप भी साथ साथ डायग्राम बनाते रहिएगा, और इधर फिर हम उसको समझ करके और इधर लिखते भी चलेंगे, जिससे कि हमें समझ में आ जाए। 3 चीजें होती हैं और वो यहाँ लिख लेते हैं। इस तरह से आप लिखना शुरू कर दीजिए ताकि हमारे नोट्स में बनते जाए। इट कंसिस्ट्स ऑफ, मतलब इसमें क्या क्या होता है वो चीज लिखेंगे। नंबर 1 से शुरुआत कर देते हैं। इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है, इस तरीके से वो है ग्लास ट्यूब। देखिए, ये हमारी ग्लास ट्यूब है। साथ में आप डायग्राम बनाते रहिएगा। ये देखिए, हम आपको यहाँ पूरी कंस्ट्रक्शन आपको समझा देते हैं। और ये किस टाइप की होती है ये ग्लास ट्यूब, वो देख लीजिए एक बार। बहुत ज्यादा लेंथ इसकी होती नहीं है, बस आप मेरे साथ डायग्राम बनाते रहिएगा इस टाइप से। ये बहुत छोटी सी ग्लास ट्यूब होती है जिसकी लेंथ लगभग 25 सेंटीमीटर के करीब होती है अप्रोक्सीमेटली, और इसका जो डायमीटर होता है ना वो तो 1 ही सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, ये इस टाइप की आप देख रहे हैं। और इसके अंदर जो है ना हीलियम और नियोन गैस का एक मिक्सचर जो है वो फिल्डअप होता है, भरा हुआ होता है। और किस रेशियो में होता है वो भी मैं बता देता हूं। 7:1 रेशियो में होता है। 7 पार्ट हीलियम होती है और 1 पार्ट नियोन होती है। क्यों होती है ये सारी बातें मैं आगे आपको बताता हुआ चलूंगा। और इसमें ये जो दोनों गैसेस का जो मिक्सचर है ये एट 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कोलम जो है प्रेशर के में रखा जाता है। और इसके ये जो दोनों एंड है ना, यहां पर आप देखेंगे कि 2 हमारे मिरर्स होते हैं। एक मिरर M1 और दूसरा मिरर ये M2 इस टाइप से रहता है। ये मिरर हमारा M2 हो गया। देखिए, धीरे धीरे हमारा डायग्राम भी बन जाएगा और हमें कंस्ट्रक्शन भी इसकी समझ में आ जाएगी। ये मिरर M1 है ना, इसको परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बनाया जाता है, जैसे फुल्ली सिल्वर्ड होता है, और यहां से कोई लाइट पास नहीं हो सकती। इधर ये जो मिरर M2 है इसे हम पार्शियली रिफ्लेक्टिंग बनाते हैं, ताकि जब इसके अंदर से भाई, जब इसके में से हमें लेजर बीम को बाहर भी तो निकालना है, तो वो इस पार्शियली रिफ्लेक्टिंग एंड से हमारी लेजर लाइट जो है वो बाहर आती है। बहुत ही सुंदर सी लेजर लाइट कैसे आती है। जैसे जैसे हमारा लेक्चर का एंड होगा आपको ये चीज समझ में भी आ जाएगी, आपका आर्टिकल भी तैयार हो जाएगा, आपके नोट्स भी तैयार हो जाएंगे, और आप में वो एबिलिटी आ जाएगी कि इस पूरे आर्टिकल को एक बार देखते ही आप पेपर में लिख के आ सके। तो यहां तक हमें समझ में आ गया है भाई, ये ग्लास ट्यूब है और ये जो चीजें हैं ये अभी हम लिखेंगे भी। इसमें एक और चीज होती है कि इसमें 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, क्योंकि इसमें जो गैस है ना, ये जो मिरर आप देख रहे हैं ये मिरर तो रीजनेटिव कैविटी का काम करते हैं, जो एक दूसरे के लगभग पैरेलल होते हैं। इनका रेडियस ऑफ कर्वेचर काफी ज्यादा होता है, और जो है एक परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होता है, एक पार्शियली रिफ्लेक्टिंग होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। क्यों होता है वो आपको बताएंगे। इसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रोड्स भी लगाए जाते हैं प्यारे बच्चों, इस तरह से ये 2 हमारे यहाँ इलेक्ट्रोड्स हैं। ये जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं ये ये इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो है इट इज प्रोड्यूस्ड हियर, इट इज अप्लाइड हियर टू ब्रिंग अबाउट द नेसेसरी पॉपुलेशन इन्वर्जन। पॉपुलेशन इन्वर्जन का मतलब होता है कि हायर स्टेट में हमारे एटम्स ज्यादा हो जाएं ग्राउंड स्टेट के कंपेरेटिवली। जब हम वर्किंग बताएंगे ना तब ये बातें आपको बताएंगे। आप ग्लास ट्यूब के बारे में लिख दीजिए, फिर इन 2 मिरर्स के बारे में लिख दीजिए, गैस के बारे में, और फिर ये जो इलेक्ट्रिकल पंपिंग है तो पॉपुलेशन इन्वर्जन का के बारे में लिख दीजिए। बस हो गई हमारी कंस्ट्रक्शन पूरी, और हमारा जो थर्ड स्टेप है वो भी पूरा हो जाएगा। आप किस तरह से लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ ए ग्लास 25 सेंटीमीटर long and
1 सेंटीमीटर इन डायमीटर। और फिर क्या है इसमें, इट इज फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन गैस with the helium and neon gas इन रेशियो। ये जो रेशियो है ना, ये 10:1 से लेकर के 5:1 तक हो सकता है, मतलब 10 पार्ट हीलियम और 1 पार्ट नियॉन, और या फिर 5 पार्ट हीलियम और 1 पार्ट नियॉन। जो होता है, मैं कह रहा कि बीच में जब हम वर्किंग बात करेंगे तब समझाएंगे, लेकिन जो ऑप्टिमम जो बेस्ट रेशियो होता है वो 7:1 होता है, यानी कि 7 पार्ट हीलियम और 1 पार्ट नियॉन इन रेशियो अबाउट 10:1 to 5:1. The optimum ratio is 7:1। जैसा कि आप देख रहे हैं, जो हमारी हीलियम गैस होती है काफी लाइट होती है, नियॉन गैस हेवी होती है, इसको हम ज्यादा रखते हैं ताकि हमारी आगे चल के जो पॉपुलेशन इन्वर्जन हो। और यहाँ पर आप देखेंगे कि उसको अचीव करने के लिए इस रेशियो का हम यूज करेंगे। क्यों होता है, पूरी वर्किंग तो हम बाद में बात करेंगे, तो याद। अब एट द टू एंड्स द टू कॉनकेव मिरर्स ऑफ लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर आर यूज्ड। ये देख रहे हैं ना, ये दूसरे स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं, सेकंड स्टेप में एट द टू एंड्स, ये जो दो एंड्स देख रहे हैं वो द टू concave mirror of large radius of curvature. The mirror M1 is made perfectly reflector. लिख दीजिए प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे नोट्स आपके बन जाएंगे। इस तरह से आप लिखेंगे तो ये दावा है कि आपके 100% मार्क्स इस क्वेश्चन के आए। द मिरर M1 is made perfect reflector. M2 is made partial reflector. क्योंकि इसी एंड से पार्शियल रिफ्रैक्टर का मतलब है कि इसमें से लेजर जब बहुत हाई 2 and 4 होगी तो इधर से तो निकलने वाली नहीं है, इधर से लेजर बीम हमारी बाहर आएगी इस पार्शियल रिफ्लेक्टर एंड टू फॉर्म लेजर। ये चीज आप यहाँ देखिए, these mirrors act the एज दी रिजोनेटर कैविटी, ये भी आप देख सकते हैं। एक चीज और देख रहे हैं, थर्ड नंबर पर हम ये इन इलेक्ट्रोड्स की भी बात कर लीजिए। इलेक्ट्रिकल पंपिंग यूज्ड टू ब्रिंग अबाउट द नेसेसरी ऑप्टिकल इन्वर्जन। ऑप्टिकल इन्वर्जन लाने के लिए हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग का यूज करते हैं, जबकि रूबी रोड के अंदर हमने देखा था कैसा किया था, वहां पर हमने ऑप्टिकल पंपिंग का यूज किया था नेसेसरी पॉपुलेशन इन्वर्जन प्रोड्यूस करने के लिए, पैदा करने के लिए। तो ये पॉइंट भी लिख दीजिए आप यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल pumping is used to bring about the necessary population in। तो देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन प्यारे बच्चों कैसी होती है, क्या क्या होता है, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया। 3 चीजें हैं, तीनों चीजों के बारे में मैंने लिख दिया। तो इस तरह से अगर आप लिख देंगे डायग्राम बना करके और समझ करके, तो फिर आप यूं समझ लीजिए कि आपकी कंस्ट्रक्शन यहाँ पूरी होती है। अब हम इसकी वर्किंग को लिखेंगे, ठीक ऐसे ही समझेंगे, डायग्राम बनाएंगे और फिर उसको लिखते चले जाएंगे, ताकि हमारे नोट्स भी बन जाए और हमारी समझ में भी आ जाए और सबसे बढ़िया हम पेपर में लिख के आ सके।
तो प्यारे बच्चों, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए नोट्स बनाने के लिए। मैं फिर बता रहा हूँ, नोट्स का लिंक आपको इस क्वेश्चन में मिल जाएगा, जिसकी सहायता से आप अपनी तैयारी करके अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं। अब प्यारे वर्किंग को समझ लें। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन को हमने समझा है, ठीक ऐसे ही डायग्राम बनाएंगे, या हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, और फिर उसमें क्या क्या हो रहा है वो देखते जाएंगे, और हमारी वर्किंग भी पूरी हो जाएगी, और हमारा ये आर्टिकल भी पूरा हो जाएगा। तो चलिए हम एक सिंपल सा पहले एक मोटे तौर पर डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद इसकी फाइन जो डायग्राम है वो बनाएंगे। हीलियम का ग्राउंड स्टेट, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम, और ये है हमारा ग्राउंड स्टेट ऑफ नियोन। थोड़ा सा इसको समझना, ग्राउंड स्टेट ऑफ नियोन, ये दोनों देखने की बात नहीं है। अब क्या है कि ये है हमारी, ये एक्साइटेड स्टेट है हीलियम, एक्साइटेड स्टेट, इसे हम मेटास्टेबल स्टेट भी कहते हैं। ये लगभग 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ध्यान दीजिएगा। और इसकी जो मेटास्टेबल स्टेट है वो भी इसी के जस्ट बराबर है। मैं पूरी तरह बराबर नहीं कह रहा हूं, जस्ट बराबर है, लगभग इतनी। ये देखिए, ये इतनी, ये उतनी ही है। जैसे ये लगभग पता कितनी होती है, 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। ये इसकी 2s स्टेट है। किसकी? ये मैं नियोन की बात कर रहा हूं, क्या नियोन ही मेन किरदार में है। ये तो बेचारा जो हीलियम है, ये तो इसकी सपोर्टिंग में है, इसके साथ इसका काम करवा रहा है। इसके एटम एक्साइट होते हैं, इसको एनर्जी दे देंगे। देखिए कैसा होता है, पर देखना, ये 3s है, ये देखिए, इसकी हम बात करेंगे। और यहीं पर इसकी ये 2p स्टेट भी है, और यहां पर ये 1s स्टेट। ये सारे हमारे मोटे तौर पर अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि ये होता क्या है, फिर हम उसके साथ साथ इसको लिखते जाएंगे। फिर मैं इसका एक प्रॉपर जो एनर्जी लेवल डायग्राम है उसकी सहायता से हम इसकी वर्किंग को लिखेंगे। देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है, इसको स्टार्ट करते हैं, इसको स्विच ऑन करते हैं। तो इससे जैसे ही इलेक्ट्रिकल पंपिंग होती है, तो हीलियम एटम्स के जो आयन है वो एनर्जी गेन करते हैं और एक्साइट हो जाते हैं फ्रॉम ग्राउंड स्टेट से मेटास्टेबल स्टेट में। यानी कि ये हीलियम एटम्स के जो है वो ग्राउंड स्टेट से कहां चले गए, एक्साइटेड स्टेट कहिए उसको, मेटास्टेबल स्टेट कहते हैं, जो लगभग कितनी है 20.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जबकि नियोन के लिए जो मेटास्टेबल स्टेट्स है वो 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि नियरली इक्वल है। अब हीलियम के एटम तो लाइट है, नो एनर्जी गेन करके और एक्साइटेड स्टेट में चले गए, लेकिन अब ये कहता है कि भाई इसकी तो एनर्जी उतनी, इसलिए इससे ये हल्का है, समझ लीजिए जरा सीधा सा है, हल्का सा है, तो ये इसको, ये जो एनर्जी है ये इसे टकरा सकते हैं, इनके बीच में कोलिजन होता है, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं कि नहीं वो एनर्जी मुझे दे, और इससे वो एनर्जी एक तरह से छीन ले लेते हैं। या यूं कहिए कि उस टकराने की वजह से जो हीलियम एटम्स की एनर्जी थी जो मेटास्टेबल स्टेट में, वो ट्रांसफर हो जाती है किसको, नियोन एटम्स को। यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, देखिए एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू कोलिजन, टकराने की वजह से वो एनर्जी इसमें चलेगी। नतीजा क्या हुआ कि भाई जो नियोन एटम्स थे वो भी एनर्जी गेन करके और सीधे कहां पहुंच गए, एक्साइटेड स्टेट में। यानी कि इनके पास जो एनर्जी थी हीलियम एटम्स के, वो अब किसको आ गई है, नियोन एटम्स के पास आ गई। लेकिन कहते हैं किसी से कोई चीज आप छीनेंगे, वो बहुत ज्यादा देर तक वहां रह नहीं सकता, इसलिए अब वो जंप करेंगे, अब वो नीचे आएंगे। और जब वो नीचे आते हैं, जैसे इस स्टेट से ये ट्रांजिशन होता है, तो यहां पर हमें मिलती है हमारी यूजफुल लेजर। और कितनी इसकी वेवलेंथ होती है वो भी मैं बताता हूं, 63
28 एंगस्ट्रॉम यूनिट। ये एक लेजर बीम पैदा होती है नियोन एटम के 3s से 2p ट्रांजिशन के केस में, जो कि रेड कलर की होती है। अभी मैं इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, यहाँ डायग्राम बनाते जाएंगे, फिर हम उसके बारे में लिखते जाएंगे। एक बार मोटे तौर पर हमें समझ में तो आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ तक ये पहुंच गए एटम, लेकिन यहाँ पर भी ये रुकने वाले नहीं है, इनके पास अभी भी तो एनर्जी है ना, इसलिए ये इस एनर्जी को फिर से एनर्जी लूज करेंगे। लेकिन इस बार वो जो रेडिएशंस इमिट होंगी वो नॉन कोहेरेंट होंगी, मतलब वो लेजर लाइट होगी। आप जानते हैं कि जो लेजर लाइट होती है वो कोहेरेंट होती है, डायरेक्शन होती है, इंटेंस होती है, मोनोक्रोमेटिक होती है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ जो ट्रांजिशन हो रहा है वो भी रेडिएशन इमिट करती है, लेकिन वो नॉन कोहेरेंट होती है, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी भी नहीं होती। इस तरह के मिशन को हम स्पॉन्टेनियस मिशन कहते हैं, स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन कह सकते हैं, स्पॉन्टेनियस मिशन यहाँ। और आप जानते हैं कि स्पॉन्टेनियस मिशन से लेजर लाइट पैदा नहीं होती, ये तो स्टिमुलेटेड मिशन से होती है, जो मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा रखा है। अब देखिए यहां पर आ गए, यहां पर भी अभी ग्राउंड स्टेट में कुछ थोड़े बहुत उसके पास एनर्जी बच रही है, किनके पास, नियोन एटम्स के पास। इसलिए अब ये अभी भी टकरा रहे हैं, घूम रहे हैं इधर उधर और आपस में टकरा रहे हैं, इसकी दीवारों से टकरा रहे हैं, क्योंकि इनको तो एनर्जी ऐसे ही मिली थी ना इन हीलियम एटम से। इसलिए ये भी अब फिर नीचे जाते हैं और वो एनर्जी भी जो थोड़ी बहुत इनके पास बची हुई थी ये उसको भी यूज कर देते हैं। और इस समय जो एनर्जी थी इसमें कोई रेडिएशन पैदा नहीं होती, इसको आप कह सकते हैं रेडिएशन लेस ट्रांजिशन है ये। और फिर कहोगे सर वो एनर्जी कहां गई, एनर्जी आपस में इसकी वॉल से टकरा करके और वो एनर्जी का लॉस्ट हो गया, यानी कि आप ये कह सकते हैं एनर्जी लॉस्ट बाय कोलिजन। कोलिजन कहां पर कोलिजन हो रहा है, ऑन वॉल्स, दीवार पर आपस में जो कोलिजन हो रहा है। और ये कैसा होता है, ये रेडिएशन लेस कोलिजन है। तो मेरे ये थी सारी कहानी, ये तो मैंने अभी आपको मोटे तौर पर समझा दी है। अब हम एक बहुत प्यारा सा एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे और उसके अंदर जो कुछ होता जाएगा हम यहाँ लिखते जाएंगे, ताकि हमारी नोट्स भी बन जाए और हमें समझ में आए। एक बात तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन अभी थोड़ी सी तैयारी हमारी कच्ची है। अभी तो मैंने आपको मोटे तौर पर बताया है, बातें यही है, लेकिन अब इसे थोड़ा और फाइन ट्यूनिंग देते हैं, इसको थोड़ा और अच्छे से हम इसको लिखते हैं, एक सुंदर सा एक प्रॉपर सा एनर्जी लेवल डायग्राम बना करके। तो चलिए मैं एनर्जी लेवल डायग्राम यहाँ बना ही देता हूं। ये चीजें यही बनने वाली है। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर मैं लिखा, ये है वही बात, ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम, ठीक है। ये क्या है यहाँ पर, दिस इज द मेटास्टेबल स्टेट ऑफ हीलियम, ये हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट है। यहां से देखिए ये क्या है, ये हमारी ग्राउंड स्टेट ऑफ नियोन, और वो है 1s। ये ग्राउंड स्टेट से थोड़ी सी ऊपर, थोड़ी सी ज्यादा। फिर ये हमारी 2p स्टेट आती, 2p। इसके बाद आप देखेंगे कि ये जो स्टेट है हमारी, ये 3s है, ये 2s समझ लीजिए, ये 3s है और ये 3p है। ये सारी की सारी बातें मैं लिख रहा हूं, ये हमारी नियोन के केस में ही है। ये मेटास्टेबल स्टेट्स है, सारा एनर्जी लेवल डायग्राम हमारा ये बन गया है। जो जो होता जा रहा है वो हम लिखते जाते हैं, और क्योंकि हमें वर्किंग में ना एग्जाम में तो लिखना पड़ेगा ना, तो कैसे शुरुआत करें, जो कुछ हो रहा है वो लिख देंगे, वही तो वर्किंग होगी। बस रटना तो बिल्कुल नहीं है प्यारे बच्चों, रटने के तो हम सख्त खिलाफ हैं, क्योंकि रटी हुई चीज ज्यादा देर तक हमारे दिमाग में नहीं रहती। समझी हुई चीज है वो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी, और फिर आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे वहां पर भी आपके वो काम आने वाली है। तो चलिए लिख देते हैं, शुरुआत करेंगे कि सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल पंपिंग को शुरुआत करते हैं कि बाय द इलेक्ट्रिकल पंपिंग the atoms of the helium gets excited from the ground state to the
एक्साइटेड स्टेट और ये कह सकते हैं मेटास्टेबल स्टेट, जो लगभग कितना है ये, यानी कि यहां से पहुंच गए यहां पर, ये लीजिए ये हो गया। कब इलेक्ट्रिकल पंपिंग की तब ऐसा हुआ कि ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम से एटम कहां पहुंच गए, मेटास्टेबल स्टेट में, यानी कि यदि से शुरुआत करेंगे बाय इलेक्ट्रिकल पंपिंग द हीलियम एटम्स excited from ground state to metastable state. स्टेबल स्टेट, ये हीलियम की मेटास्टेबल यहां तक पहुंची है। देखिए मैंने जो कहा है बस उतना ही लिखा है, यहां से यहां पहुंच गए हैं, ये हीलियम की मेटास्टेबल स्टेट है। अब आगे देखिए, metastable state of the helium is 20.61 electron volt and metastable state of the neon is about 20.66 electron, that is almost equal, nearly equal, it is slightly higher, slight, तो वही चीज हम लिख रहे हैं। the metastable state of helium is 20.61 electron volt and that of neon की बात करते हैं, ये तो मेटास्टेबल स्टेट is about 20.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि ये दोनों बराबर के ठहरे इसलिए क्या होगा कि अब इनके बीच में कोलिजन हो गया, किसमें, हीलियम और नियोन एटम्स के बीच में। तो जो एनर्जी हीलियम एटम्स के पास थी वो कोलिजन की वजह से ट्रांसफर हो जाती है नियोन एटम्स, मतलब वो उससे एनर्जी लेकर के और एक्साइट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, चलिए भाई हमें एनर्जी मिली, है ना। तो वो अब यहां पर कोलिजन हो रहा है, देखिए ये हो गया, जैसे कि मैंने यहां बताया कि दी एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू कोलिजन फ्रॉम हीलियम एटम्स टू नियोन एटम्स, ये द नियोन एटम्स excited from ground state, ये भी देखिए यहां से, from ground state to the metastable state, to metastable state by transferring, by transfer of energy, अपने आप नहीं टकराते हैं, और इस टकराने की वजह से हमारे जो नियोन एटम्स थे वो भी एक्साइटेड स्टेट, जिसे कि मेटास्टेबल स्टेट है, उसमें चले गए, यानी कि 2s3। ये सारी कहानी इधर की नियोन एटम्स की। इन्होंने तो एक तरह से एनर्जी ली और नियोन को दे दी, नियोन एटम्स जो है वो अब एक्साइटेड स्टेट में पहुंच चुके हैं। अब देखिए, क्योंकि इन्होंने एनर्जी ले ली है, किन्होंने, नियोन के एटम्स में। अब क्या होगा वो मैं बताता हूं। अब धीरे धीरे ये वहां से ऊपर से नीचे जंप करेंगे, जाएंगे ना, ज्यादा देर तक तो यहां रुकने वाले नहीं। कोई चीज ऊपर उड़ जाती है वो वहां ज्यादा देर तक नहीं रुकती, वो नीचे आएगी। किसी से एनर्जी खोस ली है, किसी से आपने कुछ ले लिया है कुछ, तो वो पैसे, वो चीज आपके पास ज्यादा देर तक, ज्यादा टाइम तक नहीं रुकने वाली है, इसीलिए वो उसका भी लॉस होगा। लेकिन कैसे होगा मैं वही यहां पर बताने वाला हूं, कैसे कैसे ये अब एनर्जी इनके पास जो इन्होंने हीलियम एटम से ली थी उसका लॉस करते हैं, उसको किस तरह से ये यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप वर्किंग लिख रहे हैं, ये पार्ट आप एक बार नोट कर लीजिएगा, फिर मैं आपको इसकी बाकी की जो वर्किंग है वो समझाता हूं। देखिए मेरा जो यहां से ये ऐसे आएंगे, यहां पर देखिए 3 ऐसे 3 पे यहीं जब कर, लेकिन इससे रेडिएशन इमिट तो हुई, लेकिन वो कैसी थी ये देखिए, उसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो 3.39 माइक्रोमीटर में कह सकते हैं लेंथ है ना, लेंथ ये वेवलेंथ होती है। जब 3s से एटम 2
भी स्टेट में जंप करते हैं, यानी कि इस ट्रांजिशन की वजह से ये वेवलेंथ मिलती है, और ये विजिबल रीजन में नहीं होती। आपने स्पेक्ट्रम स्टडी किया होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, जो विजिबल स्पेक्ट्रम वायलेट और रेड कलर के बीच में ना, वहां ये नहीं आती है, यानी कि विजिबल रीजन में नहीं आती, इसलिए हमें दिखाई भी नहीं देती इस ट्रांजिशन की वजह से। वही बात मैं लिख रहा हूं, द ट्रांजिशन ऑफ नियॉन एटम्स फ्रॉम, यानी कि 3s2, यहां पर 3s2 3p emit the radiations, ऐसे लिखेंगे, radiations of wavelength 3.39 micrometer, which is not in visible, मतलब वो हमें दिखाई नहीं देती। एक तो ये पॉसिबल ट्रांजिशन, जो पॉसिबल ट्रांजिशन क्या हो सकते हैं, यहां से यहां जा सकते हैं, यहां से यहां से यहां जा सकते हैं, 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 जाएंगे भाई नीचे की तरफ ही जाएंगे और कहीं नहीं, क्योंकि जो चीज गेन की है उनका लॉस भी तो करना है। अब देखिए, जो ट्रांजिशन 2s से 2p की तरफ होगा है, ये देखिए, इस ट्रांजिशन की वजह से जो वेवलेंथ मिलती है वो 1.15 माइक्रोमीटर है, ये मिलती है, और ये भी विजिबल रीजन में नहीं होती, यानी कि ये भी हमें दिखाई नहीं देती, वो भी आप लिख लीजिए। द ट्रांजिशन 2s2 2p, ये क्या कर रहा है, ये भी इमिट करेगा रेडिएशंस फ्रॉम, रेडिएशंस किस, कौन सी रेडिएशन, ऑफ वेवलेंथ 1.15 माइक्रोमीटर, which is also not in visible, ये भी विजिबल रीजन में नहीं। चलिए, ये कहानी भी हो गई पूरी। अब कौन सी ट्रांजिशन बच गई, अब बच रही है ये देखिए, 3s से सीधा 2p। इस दौरान जो ट्रांजिशन होता है उस दौरान भी रेडिएशंस इमिट होती हैं, और ये जो है ना, ये विजिबल रीजन में होती है, और जिसकी जो वेवलेंथ होती है वो होती है 6328 एंगस्ट्रॉम यूनिट, और ये है हमारी प्यारी सी लेजर बीम, जिसको ये सारी कहानी हम लोग कर रहे हैं। ये लेजर बीम पैदा होती है जो कि रेड कलर की होती है नियॉन एटम्स की वजह से, यानी कि 3s से 2p जो ट्रांजिशन हो रहा है ये लेजर बीम पैदा कर रहा है, वो भी द ट्रांजिशन फ्रॉम, ये देखिए प्यारे बच्चों, जो 3s से 2p में ट्रांजिशन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर। ट्रांजिशन फ्रॉम 3s टू 2p, ये क्या करिए, इट आल्सो इमिट द रेडिएशंस ऑफ दिस वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम, और ये विजिबल रीजन में ही होती है, और यही है हमारी प्यारी सी रेड कलर की लेजर लाइट। और ये लेजर लाइट का जो रेड कलर होता है ना, वो नियॉन एटम्स की वजह से होता है। द ट्रांजिशन फ्रॉम 3s to 2p ऑफ नियॉन एटम्स emit the radiation of wavelength 6328 एंगस्ट्रॉम, जैसा कि आप देख रहे हैं। इन these are इन विजिबल रीजन, ये विजिबल रीजन में है, इन विजिबल, यानी कि रेड कलर है ना, दिखाई दे रहा है विजिबल रीजन। एंड फॉर्म लेजर, यही लेजर बीम की फॉर्मेशन कर रही है ऑफ रेड कलर। और प्यारे बच्चों, आप ये भी लिख सकते हो कि ये जो रेड कलर होता है ये ड्यू टू नियॉन एटम्स होता है। फिर रेड is due to neon atom,
बच्चों एक चीज और आप देखिए, आप कहेंगे सर यहां तक तो आ गए, क्या अब ये यहीं रहेंगे? क्योंकि अभी भी तो एनर्जी इनकी है ना। लेकिन प्यारे बच्चों ये यहाँ नहीं रुकने वाले, यहां से भी ये एनर्जी इमिट कर देंगे और वो वापिस हमारे इस 1s में आ जाएंगे। यानी कि 2p से जो 1s में जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये भी लाइट इमिट करेंगे, रेडिएशन इमिट करेंगे। लेकिन ये जो रेडिएशन होंगी ये नॉन कोहेरेंट होंगी, इंटेंसिटी भी कोई बहुत ज्यादा होगी नहीं, कि ये जो रेडिएशन हैं ये स्पॉन्टेनियस इमिशन है, इमिशन कहलाता है। एंड जो रेडिएशन पैदा होती हैं दीज आर नॉन कोहेरेंट, लेस इंटेंसिटी और कोई डायरेक्शनल नहीं होती। आम जो लाइट है ना ये वो होती है, इनके पास थोड़ी बहुत एनर्जी होती है तो ये उसको भी इमिट कर देंगे और ग्राउंड लेवल पर जहां थे ना वहीं पर ये लौट आएंगे। और ये जो रेडिएशन होंगी ये होंगी रेडिएशन लेस ट्रांजिशन बोलते हैं इनको, लेस ट्रांजिशन। आप कहोगे सर ये जब रेडिएशन इमिट नहीं करते तो फिर वो एनर्जी ये कैसे लूज करती हैं? ये जैसे ना आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये जो रेडिएशन है ये वॉल्स के ऊपर जो कोलिजन होता है ना उससे इनकी एनर्जी लॉस हो जाती है। तो ये दो पॉइंट्स अभी हमें और लिखने हैं, आप यहाँ का एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको ये आगे समझा देता हूँ। ट्रांजिशन के बारे में लिख लेते हैं कि दी ट्रांजिशंस 2p to 1s emit the radiation which are non-coherent. The radiation which are non-coherent, non-coherent due to, और किस वजह से होता है ये? ड्यू टू स्पॉन्टेनियस इमिशन। और इस तरह से प्यारे बच्चों तो ये जो ट्रांजिशन है ना प्यारे बच्चों फ्रॉम 1s टू ग्राउंड स्टेट, इन दिस केस जो एनर्जी होती है दैट लूज ड्यू टू दी कोलिजन विद दी वॉल्स, वही बात लिख रहे हैं। द ट्रांजिशन फ्रॉम 1s टू ग्राउंड स्टेट, lost energy due to collision। मतलब ये अपनी एनर्जी को वैसे ही वेस्ट कर देते, टकरा टकरा के ना ये वेस्ट कर देते हैं। एंड और इस तरह से जो एनर्जी इनको मिली थी वो सारी ग्राउंड स्टेट में आ जाती है। और प्यारे बच्चों इस तरह से हमें एक अच्छी हीलियम नियोन लेजर से एक रेड कलर की लेजर बीम बनती है। कुछ पॉइंट्स आप जो इंपॉर्टेंट है वो लिख सकते हैं। एक तो इसमें एक प्रॉब्लम आती है प्यारे बच्चों, क्या है कि अगर हम इन मिरर्स को इसके इनर साइड में रखेंगे तो क्या होगा कि आप जानते हैं जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिकल पंपिंग करते हैं तो ये हीलियम और नियोन एटम्स जो है एनर्जी गेन करते हैं और ये इनसे टकराएंगे। और इस इन मिरर से टकराने से क्या होता है, जैसे कोई चीज उस पर लगातार टकराती है तो ये शार्प नहीं रहते, ये एक तरह से रफ हो जाते हैं, इरिटेटेड हो जाते हैं। इस प्रॉब्लम को या इस डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए क्या किया जाता है कि इन दोनों मिरर्स को बिल्कुल बाहर की साइड में, मतलब आउटर साइड कहिए या एक्सटीरियर साइड में ब्रेविस्टर एंगल पर सेट करके और फिर इन मिरर्स को लगाया जाता है। मिरर्स M1 and M2 set inside, then do bombardment। बॉम्बार्डमेंट किसकी होगी? एटम्स की। तो एनर्जी करेंगे वो स्पीड से जाएंगे, बार बार टकराएंगे तो वो रफ मिरर हो जाएंगे और फिर उन्हें हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। इस डिफिकल्टी को सिर्फ हम इन मिरर्स को बाहर की साइड में लगा करके और ब्रेविस्टर एंगल पर सेट करके इस डिफिकल्टी को हम दूर कर सकते हैं। देन ड्यू टू द bombardment of atoms of the helium and neons,
they get irradiated. This difficulty को कैसे दूर करते हैं? Can be overcome by using this mirror in the outer side. Can be overcome using outside the tube at greater angles. Or and then there will be no need to replace these mirrors. तो प्यारे बच्चों ये तो हुई हमारी लेजर की बात। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, भाई हमारी ये जो हीलियम नियॉन लेजर है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और दूसरी बात ये है कि जो रूबी लेजर थी जब हमारे पास, तो हमें हीलियम नियॉन लेजर की जरूरत क्यों पड़ी, क्या यूं कहिए कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द हीलियम नियॉन लेजर ओवर द रूबी लेजर, वो लिख लेते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Can you कहिए कि what are the characteristics of the laser which is obtained by the helium neon laser? तो इसमें कुछ मेन पॉइंट्स पैरामीटर लिख सकते हैं। पहली बात तो ये है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि भाई लेजर है तो लेजर वाली सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो तो होती हैं, यानी आप कह सकते हैं कि दिस लेजर बीम इज हाईली कोहेरेंट, मोनोक्रोमेटिक, इंटेंस एंड डायरेक्शनल। पहली बात होगी the laser beam right कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब मैंने आपको बता भी दिया है, और पिछले लेक्चर्स में आप देखेंगे तो इनको अच्छी तरीके से आप स्टडी कर सकते हो, समझ सकते हैं। इंटेंस, इंटेंस का मतलब है इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। डायरेक्शनल एंड मोनोक्रोमेटिक। एक और कैरेक्टर देखिए इंपॉर्टेंट चीज जो आपने रूबी लेजर में देखी थी कि वहां पर जो हमें आउटपुट मिलता है लेजर का वो स्पाइकिंग होता है, उसमें पल्सेटिंग होता है, उसमें एक बार लेजर बीम निकलती है और फिर वो कुछ फ्यू माइक्रोसेकंड्स के लिए रुक जाती है, इस तरह से उसमें स्पाइकिंग होती है। लेकिन यहां पर हमें कंटिन्यूअस बीम ऑफ लेजर लाइट मिलती है, यानी कि इसमें यही है हीलियम नियॉन लेजर वी get continuous एंड नो स्पाइकिंग। इसमें स्पाइकिंग नहीं हो रही या देयर इज नो पल्सेटिंग इन केस ऑफ द हीलियम नियॉन लेजर। एक रूबी लेजर में देखा था कि वहां पर वो गर्म हो जाती थी, वो सॉलिड स्टेट फॉर्म में थी और वो गर्म होती थी, तो उसको ठंडा करने के लिए उसके चारों तरफ एक ग्लास की ट्यूब लगाई और उस ट्यूब में से लगातार हमें लिक्विड नाइट्रोजन फ्लो करना पड़ा ताकि कि वो जो हमारी रूबी रोड है वो ठंडी रहे। लेकिन यहाँ पर ये हीटिंग होती ही नहीं है, इसलिए हमें कूलिंग अरेंजमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती। यही एडवांटेज हो गया ना उसका। नेक्स्ट यही है कि देयर इज, इतनी ज्यादा नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है जो अपने आप ठंडी होती रहती है। देयर इज नो हीटिंग, इसमें हीटिंग नहीं होती, तो नो कूलिंग अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक, पहले एक और पॉइंट देखिए बच्चों, हीलियम ऑन लियोन नियोन, ये जो है ये गैस लेजर है, जो कि वो क्या थी, सॉलिड स्टेट फॉर्म। हीलियम और नियोन गैस जो है वो आसानी से मिल जाती है और इसलिए हम कह सकते हैं कि इसको बनाना आसान है, उसको बनाना मुश्किल है, इसको ऑपरेट करना भी आसान है, उसको ऑपरेट करना भी मुश्किल है। ये चीप है, वो कॉस्टली थी, कौन सी, रूबी लेजर की। तो होगी ना सारी बातें, आप कह सकते इसको बनाना आसान,
ऑपरेशन इसका इजीली हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं एंड चीप, ये सस्ती है इन कंपेरिजन टू रूबी लेजर। अब देखिए एक और पॉइंट हम यहाँ नोट कर लेते हैं कि इट इज लाइट इन वेट, क्योंकि ये गैसेस फॉर्म में बहुत ही स्मॉल साइज में होती है, इसलिए लाइट इन वेट एंड सो इट कैन बी टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस इजीली। इट इज लाइट इन वेट। और एक प्यारे बच्चों आपने देखा कि वो जो रूबी लेजर थी वो सॉलिड स्टेट लेजर थी, सॉलिड फॉर्म में लेजर थी, जबकि ये गैस लेजर है। आप ये भी कह सकते हैं इट इज गैस लेजर, जबकि जो रूबी लेजर थी वो सॉलिड स्टेट लेजर थी। एक और चीज देखिए, आपने वहां पर एनर्जी लेवल डायग्राम हमने आपको बताया था, जरूर देखना ये वो वीडियो रूबी लेजर का। उसमें सिर्फ 3 लेवल्स थे, हम कह सकते हैं वो 3 लेवल लेजर थी, और ये इसमें 4 लेवल है, इसलिए 4 लेवल लेजर है। इट इज 4 लेवल, इट इज 4 लेवल लेजर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हीलियम नियोन लेजर इज फar बेटर इन कंपैरिजन टू द रूबी लेजर। तो प्यारे बच्चों देखिए, आज हमने बहुत ही आसानी से इजी स्टेप में हीलियम नियोन लेजर को कंप्लीट कर लिया है। जिन स्टूडेंट्स ने पूरा लेक्चर बिना स्किप किए देखा है, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि उसका ये आर्टिकल 90% तैयार हो गया। एक बार जब आप कहीं आपको डाउट है तो वो फिर देख सकते हैं, 100% तैयार हो जाएगा। आज हमने सबसे पहले हीलियम नियोन लेजर की बेसिक जो इंट्रोडक्शन है वो दिया, उसके बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शन बहुत ही ब्रीफ में बताया कि इसमें क्या है। 3 ही चीजें, एक ट्यूब है जिसके दोनों साइड में मिरर है, बीच में हीलियम नियोन गैस जो है 7:1 रेशियो में 1 मिलीमीटर ऑफ मर्करी में फिलअप किया हुआ है, और ये 2 इलेक्ट्रोड जो है ये इलेक्ट्रिकल पंपिंग जो कि नेसेसरी पॉपुलेशन इन्वर्जन पैदा करते हैं वो लगा दिया। और फिर इसकी वर्किंग को हमने बहुत ही सुंदर ढंग से एक एनर्जी लेवल डायग्राम का सहारा लिया, और धीरे धीरे किस तरह से हमने इसको स्टेप बाय स्टेप समझा दिया, और लास्ट में कुछ मेन एडवांटेज जो थी हीलियम नियोन लेजर की वो भी बता दी। तो ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी। बस एक बात जो नहीं समझ में आती है आपको वो ये कि सर समझ में तो आ गया, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन लाइक नहीं करेंगे। दूसरा, हमें आगे भी पढ़ना है लेकिन सब्सक्राइब तो हम नहीं करेंगे, क्योंकि पता नहीं क्या हो जाएगा, अच्छा काम नहीं कर सकते ना हम लोग। और दूसरी बात है कि अच्छी बात दूसरों को शेयर करना अच्छी बात है, इसलिए आपके दूसरे दोस्त हैं प्यारे बच्चों उन्हें भी ये जरूर शेयर करें, और आप हमें जरूर बताएं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, आपको कैसा लग रहा है, कमेंट्स भी करें। और प्यारे बच्चों इससे क्या होता है कि अच्छा लगता है कि हमारे जो सिंसियर स्टूडेंट्स हैं वो कहां कहां से बिलोंग करते हैं, और जो भी आपकी विलिंग है वो जरूर दे, मैं जरूर पढ़ता हूं, देखता हूं। और इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप मन लगा करके पढ़ते रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखते हुए और आगे बढ़ते रहिए। जो आपका लक्ष्य है, जो आपका टारगेट है, उस पर हमेशा अपनी नजरें जमाए रहिए। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल के साथ जिसमें हम बात करेंगे आइंस्टाइन कोफिशिएंट्स की। थैंक यू वेरी मच।